दोस्तों, सिंकरों क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 12 का बायोलॉजी लेकर आए हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है परागण। क्या टॉपिक हमारा? परागण यानी कि पॉलिनेशन। कौन सा टॉपिक हमारा है? पॉलिनेशन यानी परागण। तो ये देखिए, आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये किसके डायग्राम है? पुष्प के हैं। और कैसे पुष्प हैं? द्विलिंगी पुष्प हैं। क्योंकि ये द्विलिंगी इसलिए है क्योंकि इसमें नर जनन और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो परागण होता है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि परागकोश से, यानी कि ये होता है एंथर को हम परागकोश कहते हैं। तो एंथर जब परिपक्व हो जाता है तो इसका स्फुटन हो जाता है, ये टूट जाता है, फट जाता है। और फटने के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो परागकण निकलकर कहाँ पहुँच जाते हैं? परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। तो यह घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। पहुँचना क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाती है? पहुँचना, यह घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, यानी कि पॉलिनेशन कहलाती है। तो पॉलिनेशन जो होता है, इसकी जो दो विधियाँ होती हैं। पॉलिनेशन की कितनी विधि होती है? दो विधियाँ होती हैं। ठीक, पहला होता है स्वपरागण, जिसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, दूसरा जो होता है परपरागण, जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो परागण की कितनी विधियां हैं? दो विधियां होती हैं। पहली विधि है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी होती है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण में क्या होता है कि हम इसकी बात करते हैं, तो पुष्प के परागण उसी पुष्प के या अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस घटना क्या कहते हैं? हम स्वपरागण कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी अन्य उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाती है? स्वपरागण कहती है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। यानी हम क्या कहते हैं इसे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पुष्प के परागकण, यानी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, ठीक, अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यह घटना क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। यानी इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और इस पॉलिनेशन में किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की पॉलिनेशन में क्या होता है? किसी प्रकार की साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया
स्वयं होती है। ठीक है, यह क्रिया क्या होती है? स्वयं होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्वयं परागण कहते हैं। अब दूसरा जो है पर परागण। पर परागण में क्या होता है कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण क्या होता है? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पर पहुंचना क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है, यानी क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। इसे क्या कहते हैं कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो यह क्रिया, इस घटना को हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं, यानी क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक, तो क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया तीन प्रकार से होती है, तीन विधियां होती हैं। क्रॉस पोलिनेशन कितनी विधि होती है? तीन विधि होती हैं। नंबर 1 वायु परागण, इसे बोलते हैं एयर पोलिनेशन। दूसरा होता है जिसे हम जल परागण कहते हैं, जिसे हम वाटर पोलिनेशन। और तीसरा जो होता है जिसे हम जंतु परागण जिसे हम कहते हैं एनिमल पोलिनेशन। ठीक, एनिमल पोलिनेशन। तो पर परागण की कितनी विधियां होती हैं? तीन विधियां होती हैं। पहला है वायु परागण यानी एयर पोलिनेशन, दूसरा है जल परागण यानी कि वाटर पोलिनेशन, और तीसरा है जंतु परागण यानी एनिमल पोलिनेशन। वायु परागण में क्या होता है कि यह क्रिया जो होता है कि जो परागकोश के जो परागकण होते हैं यह वायु के माध्यम से, इसके माध्यम से, वायु के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? वायु परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? वायु पर परागण कहलाती है, और वायु परागण कहलाती है। ठीक, दूसरा है जल परागण यानी कि वाटर पोलिनेशन। वाटर पोलिनेशन में क्या होता है कि इसमें जली पौधे होते हैं। यह क्रिया किसमें होता है? जली पौधे में। एक जली पौधे दूसरे जली पौधे के दूसरे पुष्प के जली पौधे पर, यानी कि परागकण का परागकोश से परागकण का निकलकर दूसरे जली पुष्प के पराग वर्तिका पर पहुंचना परागकण का क्या कहलाती है? जल परागण यानी वाटर पोलिनेशन कहलाती है, यानी कि जल के माध्यम से। तो हमने कहा जो पर परागण क्रिया होती है इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है। और तीसरा जो होता है जंतु परागण यानी कि एनिमल पोलिनेशन। एनिमल पोलिनेशन में क्या होता है? यह क्रिया एनिमल द्वारा यानी कीटों द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा होता है, और किस अन्य जीव जंतुओं द्वारा भी होता है। जैसे कि क्या होता है, सबसे अच्छा जो अगर जंतु परागण की बात किया तो इसमें मधुमक्खी यानी हनी भी इसका सबसे अच्छा माध्यम होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि हनी भी क्या होता है, जो मधुमक्खी होती है वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठती रहती हैं। तो जब एक पुष्प बैठती है तो उसके जो परागकण होते हैं उसके शरीर पर, उसके पंख पर, उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब ये दूसरे पुष्प पर पहुंचती हैं तो इसके परागण उसके पुष्प की वर्तिका पर जाके चिपक जाते हैं। क्योंकि हमने जो बताया था जो वर्तिकाग्र होता है ये चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है? चिपचिपा होता है, और इस पर एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये चिपचिपा होने के कारण ये परागकणों को चिपक लेती है। तो यह क्रिया जो होती है मधुमक्खी के द्वारा, यानी कि मधुमक्खी के द्वारा एक अच्छा साधन होता है परागकण का। कौन सा परागकण? जंतु परागण। ठीक, तो ये हो गई पर परागण की विधियां।
अब अगला टॉपिक इसमें हमारा पढ़ेंगे हम कृत्रिम परागण। कौन सा परागण? कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण यानी इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पोलिनेशन। आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो आर्टिफिशियल पोलिनेशन में क्या होता है कि यह जो क्रिया होती है मुख्यतः मनुष्य के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? मानव के द्वारा कराई जाती है। और ये इसमें क्या होता है कि यह एक पुष्प के किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार, किसी पुष्प के परागकणों के लेकर, परागकों से परागकणों को लेकर स्वेच्छानुसार किसी दूसरी जाति के या किसी दूसरे पौधे की वर्तिका पर पहुंचाते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम परागण कहलाती है। यानी कि जो यह क्रिया किसके द्वारा कराई जाती है? मानवों के द्वारा कराई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। तो कृत्रिम परागण में क्या होता है कि इस विधि में, इसे हम लिखें, इस विधि में मनुष्य द्वारा, इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से परागकणों को किसी पुष्प के परागकणों को इच्छानुसार या स्वेच्छा अनुसार किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचाना क्या कहलाता है? कृत्रिम परागण कहलाता है। यानी कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो इस विधि में क्या होता है कि हमने बताया कि जो यह विधि कृत्रिम ढंग से कराई जाती है और इसमें क्या होता है मनुष्य द्वारा कराई जाती है विधि। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से यानी आर्टिफिशियल ढंग से क्या होता है किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचाना क्या कहलाता है? कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पोलिनेशन कहलाता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, एक नई जाति मतलब एक नई जाति दूसरी जाति के पे भी हम पोलिनेशन क्रिया करवा सकते हैं। एक जाति से दूसरे जाति के में क्या करते हैं, इस प्रकार की क्रिया हम करवा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम पोलिनेशन कहते हैं। तो कृत्रिम पोलिनेशन यानी आर्टिफिशियल पोलिनेशन में कि दो विधि होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं? दो विधियाँ होती हैं। नंबर एक विपुंसन यानी इसे हम कहते हैं इमस्कुलेशन। और दूसरा जो होता है थैलीकरण। दूसरा क्या होता है? थैलीकरण, जिसे हम कहते हैं बैगिंग। दो विधि होती है, विपुंसन और इमल्सीकरण। तो हम इसमें जैसे एक पौधा ये है, दूसरे पौधा का हम डायग्राम बना दें थोड़ा सा छोटा सा समझने के लिए। ठीक, तो मान लीजिए ये दूसरा पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है। तो इस विधि में जो विपुंसन में हम क्या करते हैं कि जिसका हमें करवाना, इसका जैसे ये जब नया पुष्प निकलता है, जब कहीं से नया पुष्प निकलता है तो जब ये कलिका अवस्था में होता है, कली अवस्था में बड स्टेज होता है, तो इसके हम क्या करते हैं, पुंकेसर को काट कर अलग करते हैं। इसके पुंकेसर यानी कि नर जनन को क्या करते हैं, हम काट कर अलग, इसे हम अलग करते हैं। पुष्प से नर जनन को हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। और इसको
और इसमें क्या होता है, किसी सूच्छानुसार मतलब दूसरे पुष्प के जो होते हैं परागकण को लाकर हम इसमें छिड़क देते हैं। किसी दूसरे पुष्प के परागकण को लाकर इस पर हम छिड़क देते हैं। यह विधि क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। यह विधि क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। तो हमने कहा कि विपुंसन में क्या होता है कि जब पुष्प से पौधे से जब पुष्प निकलते हैं, निकलना प्रारंभ, तो कली अवस्था में जब होता है तो इसके जो जो पुंकेसर होता है यानी कि जो नर जनन अंग होता है उसको हम क्या करते हैं, काटकर पुष्प से अलग कर देते हैं। और जब ये जयान यानी कि जब मादा जनन पूर्व से पुष्प या पूर्व से मैच्योर हो जाता है तो दूसरे मैच्योर से जो परागकोश के जो परागकण होते हैं दूसरे पुष्प के परागकण को हम लाके इस पर छिड़क देते हैं। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम विपुंसन कहते हैं, यानी कि इमस्कुलेशन कहलाती है। दूसरी जो विधि है इसमें थायलीकरण यानी बैगिंग विधि क्या होती है। बैगिंग विधि में क्या होता है कि जिस पौधे में हमें यह विधियाँ अपनानी होती है उसके जो वर्तिकाग्र होते हैं उसको हम क्या करते हैं, वर्तिकाग्र को हम किसी पॉलिथीन से ढक देते हैं। इसकी वर्तिकाग्र को हम क्या करेंगे, किसी पॉलिथीन से ढक देंगे ताकि यह इसमें स्वपरागण की क्रिया न हो सके, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, परागकोश होगा, परागकण होंगे इसके संग, तो ये क्या होगा, इसके मतलब स्वयं परागण या पर परागण क्रिया न हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिथीन से ढक देते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है तो हम किसी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकणों को लाकर इसमें हम इसको हटा कर इसमें छिड़क देते हैं। इसको हटा देंगे पॉलिथीन, इसमें परागकण को छिड़क फिर इसको बांध देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको बांध देंगे और बाद में यह निषेचन क्रिया करके फल का निर्माण होता है। तो यह क्रिया क्या कहलाई, थायलीकरण कहलाती है, यानी कि बैगिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, थायलीकरण या बैगिंग कहलाती है। तो ये हो गया परागण। यह विधि क्या होगी, पॉलिनेशन क्रिया हो गई। अब हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन तो ये जो हो गया जयान देख रहे हैं हम, मादा जनन हो गया। और ये क्या है, ये बीजाणु की संरचना है। किसकी संरचना है, एक बीजाणु की, क्योंकि ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरी। तो हमारा जो टॉपिक है निषेचन, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि नर व मादा जनन अंगों से उत्पन्न नर व मादा युग्मक क्या कर रहा है, नर व मादा जनन अंगों से उत्पन्न नर व मादा युग्मकों का क्या होता है, युग्मकों का या युग्मकों के संयुग्मन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक, इसके लिए हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। ठीक, नर व मादा जनन अंगों से उत्पन्न नर व मादा युग्मकों के, नर युग्मक और मादा युग्मकों के संयुग्मन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है,
या संयोजन भी कह सकते हैं या संयुग्मन भी कहते हैं, फ्यूजन। और ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुग्मन को या संयोजन, युग्मकों के संयोजन को युग्मकों का संयोजन कहते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो आवृत बीजी पौधों में यह क्रिया जो होता है परागकण से बने नर युग्मक व बीजांड में स्थित भ्रूण कोश के अंडकोशा में होता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि आवृत बीजी पौधों में यह क्रिया कैसे होती है, यह क्रिया परागकण से बने नर युग्मक, परागकण में कौन होते हैं, नर युग्मक होते हैं, वह बीजांड में स्थित भ्रूण कोश के अंडकोशा में होता है। तो यहाँ देखिए जो यह भाग होता है, हम थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। ये जो होता है इसे हम चलाजा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं एंटीपोडल कहते हैं, पोडल्स। ठीक, यहाँ पे 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसे 2 को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं, सिनर्जिड। और जो बीच की कोशिकाएं होते हैं इसे हम इग सेल कहते हैं, इग सेल कहते हैं। और यहाँ पे 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इसकी क्रिया हमने पीछे बता दिया है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया हमने पीछे बताया है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार उस वीडियो को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को आप एक बार जरूर देखिएगा, इस प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो होता है इसे हम द्वितीय केंद्रक यानी कि क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक। ठीक, यानी कि डबल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए यह क्या हो गया, यह बीजांड की संरचना है, जिसमें क्या होता है कि यह बीजांड का है, न्यूक्लियस है, ये हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस यानी बीजांड का है। और बीजांड का क्या होता है, भ्रूणकोश बनता है। क्या बनता है, इसे हम भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो साइट कहते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पे जब परागकण पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर परागकण पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इनका अंकुरण होता है। यहाँ पे अंकुरण होता है किसका, परागकणों का, क्योंकि ये जब पहुँचते तभी इनमें अंकुरण प्रारंभ होता है, पहले से ही। तो हम परागकण की एक संरचना बना दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक, परागकण की संरचना बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक कहते हैं, वर्धी केंद्रक। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक, यानी कि काय केंद्रक और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक। इसे हम इंटाइन कहते हैं। जो अंतःचोल, अंदर का जो चोल होता है इसे हम इंटाइन यानी अंतःचोल, और बाहर का जो होता है इसे हम बाह्यचोल यानी इसे हम एग्जाइम कहते हैं, एग्जाइम। ठीक, तो एग्जाइम क्या होता है कि बहुत से कई जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। जब यहाँ परागकण पहुंचता है, यह परागकण की संरचना है। ठीक, जब परागकण यहाँ वर्तिका में पहुंचता है तो हमने कहा जो वर्तिका जो होता है चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा होता है। और इसमें जो होता है सक्रिय तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, सक्रिय तरल पदार्थ होता है। और ये जो क्या करते हैं, जो परागकण होता है यह उसको अवशोषित कर देता है। जो तरल पदार्थ को क्या करता है, यह अवशोषित करके फूल जाता है। अवशोषित करके क्या होता है, फूल जाता है। और फूलने के कारण क्या होता है, जब फूल जाता है तो यहाँ पे अंकुरण हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बीज का अंकुरण होता है। परागकण का क्या होता है, अंकुरण होता है। ठीक, अब जब अंकुरण होता है तो इसका जो एग्जाइम से जो वो होता है, जो जनन छिद्र होते हैं, इन जनन छिद्र से एक नली बनने लगती है। एक जनन छिद्र क्या होता है, विकसित होने लगता है, और विकसित होकर एक जनन छिद्र बनाता है। विकसित होकर ये क्या बनाता है, पराग नली बनाता है। क्या बनाता है, पराग नली, यानी इसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। क्या बनाता है, पराग नली बनाता है। अब पराग नली से क्या होता है कि यह जो
जो ये कण होते हैं, परागकण होते हैं, ये धीरे धीरे कहा जाता है। अब ये पराग नली बीजाणु द्वार को, यानी यहाँ पे जो होता है माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल को हम क्या कहते हैं, बीजाणु द्वार कहते हैं। और बीजाणु द्वार को भेदता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, अंडकोश से पहुंच जाता है, सॉरी कहाँ पहुंच जाता है, बीजाणु काल में। कहाँ पहुंच जाता है, बीजाणु काल पहुंच जाता है। तो इसमें जो होते हैं देखिए, दो हमने कहा दो केंद्रक होते हैं, एक वर्धी केंद्रक होता है, एक जनन केंद्रक होता है। तो जो वर्धी केंद्रक होता है यह धीरे से फिसलता हुआ, अब यहाँ पे हमने डायग्राम बनाए, ठीक। तो यहाँ पे तीन केस, नीचे तीन कोशिकाएं होती है, ऊपर तीन कोशिकाएं, जिसके बारे में हमने बता दिया है। बीच में जो होती है द्वितीय केंद्रक होती है, दो केंद्रक उपस्थित होता है पहले से। अब जब ये यहाँ से यह जब यहाँ पोलन ट्यूब यानी पराग नली जब यहाँ पे बीजाणु काय को भेदता हुआ कहाँ पहुँच जाती है, अंदर पहुँचती है, कहाँ, न्यूक्लियस में पहुँच जाती है। न्यूक्लियस मतलब समझ रहे हैं ना, बीजाणु काय में पहुँच जाती है। अब बीजाणु काय में पहुँचकर यह जो होता है टूट जाती है, यह जो पराग नली होती है क्या होता है, टूट जाती है। टूटने के कारण क्या होता है, इसमें दोनों जो कण होते हैं वह बाहर की ओर आ जाते हैं, जो दोनों कण होते हैं, ठीक है, यानी वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक दोनों क्या होते हैं, बाहर रहते हैं। जो वर्धी केंद्रक होता है यह किससे संयुग्मन करता है, द्वितीय केंद्रक से, ठीक है, द्वितीय केंद्रक से संयुग्मन करके क्या बनाता है, त्रिजन बनाता है, यानी त्रिगुणित बनाता है। त्रिजन को हम क्या कहते हैं, त्रिगुणित कहेंगे। एक यन होता है यानी कि अगुणित होता है, टू यन होता है तो इसे हम द्विगुणित कहते हैं। अब यहाँ पे त्रिजन है, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिगुणित। यह क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछता है आपको नीट में क्वेश्चन कि बीजाणु काय में त्रिगुणन कब होता है, कोशिका जो अन्य कोशिका या इसमें जो प्रक्रिया होती है त्रिगुणन कब होता है। तो ये क्वेश्चन ये बताया जाता है, ठीक। अब जो होता है, जो दूसरा जो इसमें होता है यानी जनन केंद्रक होता है, यह एक सेल, जहाँ यहाँ पे एक सेल से यह क्या करता है, संयुग्मन करता है और संयुग्मन करके टूयन बनाता है, ठीक। और ये जो त्रिगुणित होता है, इससे जो होता है कि ये हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म, ठीक है, प्राथमिक, ठीक। तो यह जो होता है यहाँ पे क्या बनाता है, प्राथमिक तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं, यानी इसे हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक, यानी प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज यानी जायगोट बनते हैं, ठीक। जायगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण, यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक। और ये जो होता है त्रिगुणित जो होता है, जब ये द्वितीय केंद्रक से साथ क्रिया करता है, इसका जो वर्धी केंद्रक, काय केंद्रक, इसे हम क्या कहते हैं, कायिक निषेचन कहते हैं, कायिक निषेचन, क्या कहते हैं इसे हम, कायिक निषेचन। और ये जो त्रिगुणित होता है जब विकसित होकर क्या बनाता है, कायिक निषेचन, यहाँ पे भ्रूण कोश का निर्माण होता है, यानी इंडोस्पर्म, ठीक। और इंडोस्पर्म क्या, भ्रूण कोश क्या काम करता है कि यह भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार के निषेचन करते हैं और ये बाद में एक फल का निर्माण होता है, ठीक। तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजाणु से बीज का निर्माण होता है, ठीक ना। तो पुष्प के अंडाशय से, ये भाग क्या होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजाणु से बीज का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है।
क्या कहलाती है, यह निषेचन की संपूर्ण प्रक्रिया हो गई। ये आपका टॉपिक, ये आपका चैप्टर दूसरा खत्म है, कोशी पौधों में लैंगिक जनन खत्म हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक होगा मानव जनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।